आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज का जो डेट है वो है 16 अगस्त, और 16 अगस्त का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे संबंधित जो भी संस्थाएं रहेंगे एंड अतिरिक्त जो जानकारी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का एड्रेस दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो सवाल बन के आ रहा है कि भारत ने अपना 600वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला है, तो वो है श्रीलंका। और ये जो टेस्ट मैच खेला गया, जो वेन्यू स्थापित किया गया था, वो कहाँ पे किया गया था? वो टेस्ट मैच भी श्रीलंका में ही हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में। और ऐसा करने वाला जो भारत है, 600वां टेस्ट खेलने वाला जो भारत है, वो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, जबकि एशिया पे पहले नंबर पे, पहला एशियाई देश ये बन चुका है। ठीक है। और इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। अगर संबंधित संस्था की बात करते हैं तो आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। और इसका जो पहले नाम था वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, लेकिन अब नाम इसका चेंज होकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। प्रारंभिक जो सदस्य हुआ करते थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका हुआ करते थे। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में। ठीक है। और 2005 में आईसीसी ने अपना जो फेज लॉर्ड से दुबई स्थानांतरित किया था अपना क्या मुख्यालय। ठीक है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स का संचालन करती है जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। ठीक है। भारत का जो पहला मैच है वो खेला गया था, टेस्ट मैच 1932 में खेला गया था और इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। जो स्थान था वो लॉर्ड्स यानी कि लंदन में खेला गया था। और भारत के पहले जो कप्तान थे टेस्ट के वो सीके नायडू थे। ठीक है। बीसीसीआई जो कि भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था है जो क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी जो स्थापना 1928 में हुई थी। 1909 में कौन आया था? आईसीसी आया था। 1909 में भारत की बीसीसीआई आई थी। बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो क्रिकेट सेंटर यानी कि वानखेड़े स्टेडियम है। यानी कि मुंबई, आप यूँ समझ लीजिए। भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी की बात की जा रही है? एटॉमिक एनर्जी कब तक की? 2047 तक की बात की जा रही है। क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तो वो है 100 गीगावाट। यानी कि 2047 तक ये 100 गीगावाट जो है वो किससे लेके आएगा? न्यूक्लियर एनर्जी से। अभी समझ लीजिए कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत 2047 से ये कौन सा मिशन है? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, यानी कि NEM। 100 गीगावाट इसको करना है। ठीक है। अब इससे संबंधित जो संस्था उसका नाम समझिए कि DAE। हमारे देश में एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है और इसकी जो स्थापना है वो 3 अगस्त 1954 को हुई थी। ठीक है। और ये सीधे प्रधानमंत्री प्रभार के अधीन कार्य करता है और इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में है। और इस ये जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितने भी रिसर्च होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, न्यूक्लियर पावर होते हैं या सेफ्टी सिक्योरिटी और सेफ गार्ड से जुड़े जितने भी काम होते हैं वो कौन? यही डिपार्टमेंट देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो स्थापना थी वो सबसे पहले कब हुई थी? 1958 में। किसका? एटॉमिक एनर्जी कमीशन। NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो DAE के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और इसका भी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में ही है। ठीक है। जो शांति एक्ट 2025 आया था वो न्यूक्लियर सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के व्यापक जो मामले हैं उनसे संबंधित थे। ठीक है। अगर एग्जाम के लिए अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जिसके तहत 100 गीगावाट बिजली स्थापित करने की बात की जा रही है, यानी पावर सप्लाई देने की बात की जा रही है, उसके तहत ये आया हुआ है। ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक। वर्तमान में जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो हमारे पास 8.78 गीगावाट है। ठीक है। और 2031 और 32 तक का लक्ष्य रखा गया कि 22 गीगावाट हो जाए। कब तक का? 2031 और 32 तक का। भारत का नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो कब तक है? वो 2070 तक है। भारत सरकार ने टीवी चैनल्स के लिए प्रति घंटे 12 मिनट की जो विज्ञापन सीमा है उसके संबंध में क्या निर्णय लिया है? तो भारत सरकार ने बोला कि ये जो 12 मिनट की समय सीमा है वो ख़त्म करने की बात कर दी गई है, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दी। क्योंकि पहले जो
हमारे पास जो चैनल थे वो लिमिटेड चैनल थे, ठीक है, लिमिटेड चैनल थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो 900 से ज़्यादा चैनल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी प्रतिस्पर्धा को बरकरार रखने के लिए, यानी कि अपनी प्रतिस्पर्धा को सुधारने के लिए भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, यानी कि जो 12 मिनट का ये विज्ञापन दिखाया जाता था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब वो विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपटीशन और बदलते लैंडस्केप के अनुरूप महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बदलाव ये किए गए, और यह जो रिस्ट्रिक्शन है 2006 में लागू की गई थी। यानी कि जो 12 मिनट वाला सिस्टम है ये कब आया था, ये 2006 में आया था। ये चीज़ें आप याद रखें, और लगभग 2 दशक तक ये चली, यानी कि 20 सालों तक चला है। संबंधित अगर एजेंसी की बात करते हैं तो MIB, यानी कि ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है, और भारत सरकार का ये प्रमुख मंत्रालय है जिसका काम होता है कि ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन, फिल्म्स, रेडियो, डिजिटल मीडिया आदि किसके अंतर्गत आती है, MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, और ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ट्राई जो है, ट्राई की स्थापना भी 20 फरवरी 1997 में होती है, और कानून जो है वो ट्राई एक्ट के तहत ये आया हुआ है, ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है। इसका जो काम है टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करना और फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना, यानी कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आती है, वो ट्राई के अंतर्गत आती है, ठीक। ट्राई का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में ही है। एग्जाम की अगर बात किया जाए तो पुराना जो विज्ञापन सीमा है वो 12 मिनट का था, और ये 2006 में जो रेगुलेशन कानून आया था उसके तहत ये लागू किया गया था। लेकिन 2026 में करीब 20 वर्षों तक ये चला, और ये अभी क्या हो गया, ख़त्म कर दिया गया। अगर 2026 में भारत ने किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स शून्य कर दिया है, यानी कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। विंडफॉल टैक्स समझिए क्या है ये। जैसे सपोज करिए कोई कंपनी है, ठीक है, अभी चल रहा था रूस यूक्रेन, इनका क्या चल रहा था, वार चल रहा था, जिसकी वजह से जो कंपनियां थी वो क्या काम कर रही थी कि जो तेल है वो सस्ते दामों पर ले करके, क्योंकि सस्ते दामों पर ले रही थी। अब रूस यूक्रेन जो युद्ध चला इसकी वजह से क्या हो गया, मान लीजिए तेल महंगा हो गया, तो ये जो कंपनियां सस्ते दामों पर ये तेल ली हैं, अब क्या ये काम करेंगे, ये बढ़ा करके इसको बेचेंगे। तो सरकार क्या काम करेंगे कि ये जो बढ़ा करके बेच रहे हैं तो इस पर क्या है कि इस तेल पर अचानक जो मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। जो चीज़ें ये 100 रुपये में इन्हें बेचनी चाहिए थी, ये मान लीजिए कि 200 रुपये में बेचते हैं, तो सरकार क्या करेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग से उत्पादन नहीं किया या कुछ इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इनका उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ने की वजह से इनको लाभ हो रहा है। तो इन्होंने क्या काम किया कि ये बस इसका जो मूल्य है इसको बढ़ा दिया, और ये जो प्रभाव पड़ रहा है वो रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब ये दाम बढ़ा करके बेच रहे हैं तो इसकी वजह से इन्हें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, और ये जो मुनाफा होगा वो अचानक से मुनाफा हो रहा है, यानी कि हवा के झोंकों के माफिक ये जो मुनाफा आ रहा है, इसी पर सरकार क्या कहेगी कहेगी कि भाई हम इस पर विंडफॉल टैक्स लगाएंगे। वो 20% भी लगा सकते हैं, 40% भी लगा सकते हैं, या जितना मन करता है वो उनका ये सरकार लगा सकते हैं। आप कहेंगे कि इस पर हमें विंडफॉल टैक्स चाहिए, यानी कि जो आप फालतू में ये चीज़ें कमा रहे हैं ना, जो फालतू का आपके पास 100 रुपये आ रहा है, इसमें से कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा जो है वो आपको विंडफॉल टैक्स के रूप में भारत सरकार को देना पड़ेगा, या जो जिस देश की सरकार रहेगी वो आपसे लेगी, ठीक है। तो 14 अगस्त 2026 को भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया, और पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी जो 3.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दी गई थी, यानी कि 1 लीटर पे कितना, 1 लीटर जितना का भी बेचेंगे वो 3.5 रुपये वो प्रति लीटर ले रहा था। डीजल पर जो टैक्स है वो 25.5 रुपये से घटा करके 24 रुपये लीटर कर दिया गया है, और एटीएफ पर 22 रुपये से 19.5 लीटर कर दिया गया। संबंधित अगर एजेंसी की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के अंतर्गत ये आती है, डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, और मुख्यालय जो है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। और एग्जाम के बारे में बात करें तो विंडफॉल टैक्स जो है सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अचानक मिले असाधारण या अप्रत्याशित लाभ पर विशेष रूप से टैक्स लगाया जाता है, और भारत में पेट्रोलियम विंडफॉल लेवी यानी कि जुलाई 2022 में ये क्या हुआ, शुरू हुआ,
और बाद में हटाया गया और मार्च 2026 से फिर लागू किया गया था। ठीक है, अगर 2026 में अब क्या कर दिया गया है, 0 कर दिया गया। डीजल पर अभी भी है 24 रुपया है और एटीएफ पर अभी भी है कितना, 19 रुपया है। ठीक है, 19.5 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से चल रहा है। परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर किस संस्थान के सोनीपत कैंपस में लगाया जा रहा है, तो ये आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है इसमें लगाया जा रहा है और एक मिशन चलाया जा रहा है, नेशनल कंप्यूटिंग मिशन है शायद। ठीक, एक मिशन चलाया जा रहा है, इधर कहीं मैंने लिखा था, हाँ, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम। और इस एनएसएम के तहत ही क्या किया जा रहा है, इस परम प्रज्ञा को आईआईटी दिल्ली का जो सोनीपत कैंपस है उसमें लगाया जा रहा है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि परम प्रज्ञा जो आईआईटी दिल्ली सोनीपत कैंपस के द्वारा लगाया जा रहा है और एआई कैपेसिटी जो है वो 250 एआई पीएफ है। और एनएसएम कब लागू हुआ था, 2015 में लागू हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है वो 2015 में आया था। और एनएसएम की जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो सीडेक है, जो कि पुणे और आईआईएससी बेंगलुरु पर संचालित है। शुरुआत इसकी 2015 में होती है और भारत में इंडिजीनियस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी विकसित करना है। एनएसएम और डीएसटी और एमईआईटी संयुक्त रूप से क्या है, स्टीयर करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा जा रही है, सी डेक के द्वारा जा रही है, जो पुणे और आईआईएससी बेंगलुरु। डीएसटी का मतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर सी डेक की बात करते हैं तो जो सी डेक है, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम कराया जाता है वो सी डेक के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। सी डेक का मतलब होता है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और सी डेक की जो स्थापना वो 1988 में हुई थी। और जो परम सीरीज के डेवलपमेंट में सी डेक की प्रमुख भूमिका रही है। सी डेक की स्थापना उस समय हुई थी जब भारत के सुपर कंप्यूटर्स के इंपोर्ट और रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा था, तब सी डेक आया था। परम जो है वो भारत की इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटिंग क्या है, सीरीज है। तो आई होप कि आपको जो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे। अगर लगे हैं तो आप इसको याद करिएगा और इसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल का अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।